हेलो गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रोप्रियोसेप्टिस के बारे में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोस्चर, इक्विलिब्रियम और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करें पोस्चर, इक्विलिब्रियम और मसल टोन की डेफिनेशन से। मसल टोन मतलब स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस एंड पार्शियल टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल। ठीक है, तो ये जो टेंशन होता है ये चेंज होता रहता है, इसकी वजह से पोस्चर मेंटेन होगा। तो पोस्चर मतलब क्या होता है कि सबकॉन्शियसली हम अपने अलग अलग मसल्स का टोन जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कब एडजस्ट कर रहे हैं? जब हम रेस्टिंग कंडीशन में है तब भी, या जब हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तब भी। तो इसे कहते हैं पोस्चर। तीसरी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेनेंस ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट। जब भी हम रेस्टिंग में होते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो ग्रेविटी की लाइन है उसे कांस्टेंट मेंटेन करना, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। अभी जो हमारा मसल टोन है उसे रेगुलेट करने के लिए भी हमें मसल स्पिंडल चाहिए, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये मसल टोन हमारा एंटी ग्रेविटी मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है। एंटी ग्रेविटी मतलब जो हमारे लोअर लिम्ब है उसके एक्सटेंसर्स और अपर लिम्ब है उसके फ्लैक्सस। ठीक है, हाँ। और ये जो इम्पल्स डिस्चार्ज हो रहा है ना, मोटर इम्पल्स डिस्चार्ज, जिसे कहते हैं गामा मोटर न्यूरॉन, ये वाला जो हमारे इंट्राफ्यूशियल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से अल्फा मोटर न्यूरोनल डिस्चार्ज चेंज होगा जो हमारे एक्स्ट्रा फ्यूशियल फाइबर्स को सप्लाई करेगा, और इन दोनों की वजह से हमारा मसल टोन मेंटेन होगा। तो इसे कहते हैं अल्फा गामा को लिंकेज या अल्फा गामा लूप। यहाँ पे ये हमारा मसल स्पिंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे गामा मोटर न्यूरोनल डिस्चार्ज है ये वाले, ठीक है, इसकी वजह से सेंसरी नर्व एंडिंग्स का स्टिमुलेशन होगा और इसकी वजह से अल्फा न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा। तो ये अल्फा और गामा का कोरिलेशन हुआ। तो पोस्चर मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फिनोमेना है इसमें आएगा हमारा एक मसल टोन और दूसरा आएगा स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो मसल टोन भी हमारा रिफ्लेक्स प्रोसेस ही है। ठीक है, मसल टोन क्यों होगा? क्योंकि कंटिन्यूसली जो गामा मोटर न्यूरॉन का डिस्चार्ज है वो चालू रह रहा है। ठीक है, और ये मसल टोन जैसे हमने बताया एंटी ग्रेविटी मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है। एंटी ग्रेविटी मतलब फ्लेक्शर्स जो होते हैं अपर लिम्ब के और एक्सटेंशंस होते हैं लोअर लिम्ब, ट्रंक और नेक के। और ये मसल टोन को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में सुप्रास्पाइनल, फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये जो फैसिलिटेटरी सेंटर्स होते हैं ना, ये हमारे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया यहाँ पे। ठीक है, फिर सेरिबेलम में से भी फैसिलिटेटरी एरियाज आएंगे। फिर फैसिलिटेटरी रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे नंबर 5, और नेक्स्ट है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है यहाँ पे नंबर 6 पे है, ये वाला। तो ये सब हमारे फैसिलिटेटरी सेंटर्स है। और इनहिबिटरी सेंटर्स की बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सप्रेसर एरिया, फिर हमारा बेसल गैंग्लिया ये वाला, फिर हमारा बेसल गैंग्लिया ये वाला आ जाएगा, और नेक्स्ट आएगा डिसेंडिंग इनहिबिटरी रेटिकुलर फॉर्मेशन नंबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, मेड्यूला की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो इनहिबिटरी होती है और पोन्स की होती है वो एक्साइटेटरी होती है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। पोस्चरल रिफ्लेक्सेस मतलब ये रिफ्लेक्सेस जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्स है तो इसमें 5 कंपोनेंट आएंगे: रिसेप्टर, आफरेंट नर्व, सेंटर, इफरेंट नर्व एंड मसल। तो रिसेप्टर्स हमारे हो गए मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन, ऑर्गन। ठीक है, फिर आफरेंट इम्पल्सेस जाएंगे ये प्रोप्रियोसेप्टस से, वेस्टिबुलर एपरेटस से और रेटाइना से। कहाँ जाएंगे? सेंटर में। सेंटर हमारा होता है सीएनएस के अलग अलग एरियाज, और इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल को सप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारे जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस है ये 2 टाइप के होते हैं। एक है स्टैटिक रिफ्लेक्स जो हमारा पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में, और दूसरा है स्टेटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स जो पोस्चर मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग मूवमेंट्स में। स्टैटिक रिफ्लेक्सेस में 4 आ रहे हैं। एक है जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स जिसे राइटिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं, सेकेंड है लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स, सपोर्टिंग रिफ्लेक्स, थर्ड है सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स एंड फोर्थ है स्टेटोटोनिक या एटीट्यूडिनल रिफ्लेक्स। अभी ये जो रिफ्लेक्सेस है जैसे हमने बताया इसका सेंटर सीएनएस में होता है। तो ये रिफ्लेक्सेस एलिशिएट करने का फ़ायदा क्या है? सपोज सीएनएस मतलब हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्सेस है जैसे कि राइटिंग रिफ्लेक्स, तो राइटिंग रिफ्लेक्स है उसका सेंटर होता है हमारा मिड ब्रेन के अंदर। तो जब हम मिड ब्रेन के ऊपर से सेक्शन करेंगे तो ये रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होगी। तो ये बता रहा है कि ये सेंटर्स मिड ब्रेन में है क्योंकि ये रिफ्लेक्स यहाँ नीचे के लेवल से हो रहा है। ठीक है, तो जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स जिसे राइटिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो राइटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? ये चेन ऑफ रिएक्शन है, एक के बाद एक होगा। क्यों होगा? कि हमें राइट करना है, बॉडी को अपराइट पोजीशन में लेके जाना है। ठीक है, इसमें 5 टाइप्स होते हैं। एक है लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स, सेकंड है नेक राइटिंग रिफ्लेक्स, थर्ड है बॉडी ऑन बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स, फोर्थ है बॉडी ऑन हेड राइटिंग रिफ्लेक्स और फिफ्थ है ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स। एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम बॉडी को टर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साइड पे, तो इसके साथ साथ जैसे ही बॉडी का मूवमेंट होगा
तो इसके साथ साथ हेड का भी मूवमेंट होगा। ये देखो यहाँ बॉडी मूव कर रहे हैं तो हेड भी मूवमेंट होगा, ठीक है। और इसे लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लेबिरिंथ निकाल देंगे, लेबिरिंथ मतलब हमारा इनर ईयर, तो ये रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स। सेकेंड है नेक राइटिंग रिफ्लेक्स। नेक राइटिंग रिफ्लेक्स में जैसे ही हम नेक के मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है वो हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, एनिमल की बॉडी पे, या फिर जो बेबी है जिसमें हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से बॉडी का भी रोटेशन होगा जैसा हेड का रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेक राइटिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे जो आफ्रंट फाइबर्स है वो कहाँ से जा रहे हैं, नेक मसल से, लेकिन इसका सेंटर हमारा है मिड ब्रेन में, तो ये मिड ब्रेन प्रिपरेशन में प्रेजेंट होगा। मतलब अगर हमने किसी एनिमल का मिड ब्रेन से सेक्शन कर दिया है तो ये रिफ्लेक्स इसमें, ये सभी राइटिंग रिफ्लेक्सेस इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है बॉडी ऑन हेड राइटिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग एनिमल को ले डाउन करेंगे साइड ऑफ टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर जैसे एक साइड के पे ऐसे ले डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि प्रेशर एक जगह पे ज़्यादा होगा। तो अगर राइट साइड उसको रख रहे हैं तो राइट साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है ना, एक्स्ट्रोसेप्टर स्किन के ऊपर से, वो स्टिमुलेट होंगे और इसकी वजह से हेड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बॉडी ऑन हेड राइटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है बॉडी ऑन बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो एनिमल है ना उसको साइड के टेबल के ऊपर यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हेड को एलिमिनेट करना है, ठीक है, लेबिरिंथ को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या करना है कि उसका जो हेड है ना वो थोड़ा सा नीचे रखना है, तो हेड इज़ डाउन द टेबल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपर बॉडी के जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है ना वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे और लोअर बॉडी है उसको भी रेज करेंगे, उसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स। ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल जो है ना वो अपना पोस्चर मेंटेन करने का ट्राई करेगा विद द हेल्प ऑफ विजन, साइट की वजह से, ठीक है। और इसके सेंटर होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में। यहाँ पे मिड ब्रेन प्रिपरेशन में ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेबिरिंथ भी निकाल दिया, मिड ब्रेन प्रिपरेशन भी की, तो उसके बाद जब एनिमल को हम सस्पेंड करेंगे, ठीक है ना, तो वो अपना पोस्चर मेंटेन करेगा, लेकिन हम अगर आंखें बंद कर देंगे तो हेड की मूवमेंट नहीं होगी। तो इसे कहते हैं ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स। तो ये हो गए हमारे अलग अलग राइटिंग रिफ्लेक्सेस, जिसे जनरल स्टेटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं, जिसमें आएंगे लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स, नेक राइटिंग रिफ्लेक्स, बॉडी ऑन हेड राइटिंग रिफ्लेक्स, बॉडी ऑन बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स। इन सब का सेंटर मिड ब्रेन में है और ये डेमोन्स्ट्रेट होगा थैलेमिक एनिमल में या नॉर्मल ब्लाइंड फोल्डेड एनिमल के अंदर। दूसरा है ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स, जिसका सेंटर होगा ऑक्सीपिटल लोब में, और ये प्रेजेंट होगा जब हम लेबिरिंथ रिमूव कर देंगे तो उस एनिमल में। नेक्स्ट आएगा लोकल स्टेटिक रिफ्लेक्स, या जिसे कहते हैं सपोर्टिंग रिफ्लेक्स। इसमें आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स। पॉजिटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स मतलब जब भी कोई एनिमल हमारा स्टैंड कर रहा है उसके लिम्स के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एनिमल के लिम्स के थ्रू जो प्रेशर जाएगा ग्राउंड को टच करने की वजह से, तो इसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है वो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स के स्टिमुलेट होंगे और इसकी वजह से लिम्ब का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और इसकी वजह से एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए ये चेक करेगा हमारा मायोटेटिक रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो फ्लेक्शन मसल्स है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं ना, तो साइमल्टेनियसली जब फ्लेक्शन मसल स्टिमुलेट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक्सटेंशन मसल्स है वो स्ट्रेच उसकी लिमिट से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कहते हैं पॉजिटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है नेगेटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे अगर एनिमल का जो लेग है वो ग्राउंड से ऊपर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द टो, प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रोसेप्टिव इम्पल्सेस है ना वो स्टॉप हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो लिम्ब है उसका अनलॉकिंग होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्सेस है, ये डीकॉर्टिकेटेड एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। डीकॉर्टिकेटेड मतलब उसका पूरा कॉर्टेक्स निकाल दिया है। इसके बाद है सेगमेंटल स्टेटिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा कि एक लिम्ब का फ्लेक्शन होगा तो दूसरे लिम्ब का एक्सटेंशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा वॉकिंग के लिए। तो वॉकिंग में जैसे एक लिम्ब का फ्लेक्शन होता है तो दूसरे का एक्सटेंशन होगा, जिसे क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकल स्टेटिक रिफ्लेक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स, जिसका सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड में और ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है डीकॉर्टिकेटेड एनिमल में। और सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स इसमें आएगा क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स, जिसका सेंटर भी है स्पाइनल कॉर्ड में और ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है स्पाइनल एनिमल में। फोर्थ है स्टेटोटोनिक रिफ्लेक्स, जिसे एटीट्यूडिनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, जिसमें दो टाइप्स आएंगे, एक है टोनिक लेबिरिंथाइन एंड नेक रिफ्लेक्सेस और दूसरा है लेबिरिंथाइन एंड नेक रिफ्लेक्सेस एक्टिंग अपॉन द आइज। ये लेबिरिंथाइन एंड नेक रिफ्लेक्सेस हमारे डीसेरिब्रेटेड एनिमल में प्रेजेंट होता है। डीकॉर्टिकेटेड में हमने क्या किया था, कॉर्टेक्स निकाल दी थी। डीसेरिब्रेटेड में हम क्या कर रहे हैं, मिड ब्रेन में हमारे दो कॉलिक्यूलाई होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई, इन दोनों के बीच में सेक्शन रखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ना वो पूरा ही निकल गया, ठीक है, और इसके प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं लेबिरिंथ में। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम हेड का पोजीशन चेंज करेंगे तो पूरा पोस्चर चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे जैसे ये एनिमल के अंदर हम हेड का फ्लेक्शन करेंगे ना, डॉर्सी फ्लेक्शन, तो फोर लिम्ब का फ्लेक्शन होगा और हाइंड लिम्ब का एक्सटेंशन। और जब हेड का वेंट्रोफ्लेक्शन करेंगे तो फोर लिम्ब का एक्सटेंशन होगा और हाइंड लिम्ब का फ्लेक्शन होगा। तो ये जो हेड का डॉर्सी फ्लेक्शन करते हैं ना, ये कंडीशन के साथ फोर लिम्ब का फ्लेक्शन और हाइंड लिम्ब का एक्सटेंशन, इसे कहते हैं लुकिंग अंडर अ शेल्फ। कोई अगर आप इमेजिन करो कि कोई कैट है, वो किसी शेल्फ के अंदर देखने जा रही है, तो वो क्या करेगी, उसके हेड का फ्लेक्शन करेगी, अपर लिम्ब का फ्लेक्शन और लोअर लिम्ब को एक्सटेंड करके वो अंदर घुसने का ट्राई करेगी, ठीक है। और ये जब हेड वेंट्रोफ्लेक्शन होता है मतलब हेड का एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना, तो फोर लिम्ब का एक्सटेंशन और हाइंड लिम्ब का फ्लेक्शन। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई कैट है ना, वो कहीं ऊपर शेल्फ में, लुकिंग ओवर अ शेल्फ, अबव द शेल्फ, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो उसका जो हेड है ना, उसका वेंट्रोफ्लेक्शन होगा, अपर लिम्ब का एक्सटेंशन, वो ऊपर कूदने का ट्राई कर रही है, ठीक है ना। तो ये वही पोस्चर प्रेजेंट है, ये हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। अभी जब हेड को एक साइड पे टर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, एक साइड के जो लिम्ब है ना, जिस साइड पे हेड टर्न किया है उसका एक्सटेंशन और दूसरे साइड का फ्लेक्शन। अगर इस साइड कर रहे हैं तो इस साइड का एक्सटेंशन, इस साइड का ऑपोजिट साइड का फ्लेक्शन। तो बॉक्सर पोस्चर भी कहते हैं, जैसे बॉक्सर होता है ना, तो ऐसे बॉक्सिंग करने के टाइम पे ये पॉज दे सकता है। तो इसके सेंटर होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसके साथ में लेबिरिंथाइन एंड नेक रिफ्लेक्सेस जो आईबॉल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हेड की मूवमेंट करेंगे तो आईबॉल की भी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम हेड को डाउनवर्ड टर्न करेंगे तो आईबॉल की मूवमेंट अपवर्ड होती है। और आईबॉल की मूवमेंट अपवर्ड क्यों होगी, जब हमारा सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक इन दोनों का टोन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टेटोटोनिक रिफ्लेक्सेस, जिसे एटीट्यूडिनल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्सेस और टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस, जिसका सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमने स्टेटिक रिफ्लेक्सेस कर दिए, जनरल स्टेटिक रिफ्लेक्स, लोकल स्टेटिक रिफ्लेक्स, सेगमेंटल स्टेटिक रिफ्लेक्स एंड स्टेटोटोनिक रिफ्लेक्स। और इसके बाद है स्टेटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स। स्टेटोकाइनेटिक मतलब यहाँ पे जो पोस्चर है वो मेंटेन हो रहा है ड्यूरिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन या लीनियर मूवमेंट है तब पोस्चर मेंटेन होगा। और इसके सेंटर्स होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर, ठीक है। और ये हम वेस्टिबुलर एपरेटस के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।